हेलो गाइस, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब दोस्तों मेरा नाम है शुभम जैन और मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपनी बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। अब हम बात करेंगे दोस्तों पार्ट 2 के बारे में। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों हमारा पहला पार्ट आराम से सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, जाइए देखिए। दिस इज़ आवर सेकेंड पार्ट। हाँ जी दोस्तों इसके अंदर बात करेंगे, आशा है आपको दिख पा रहा होगा। जी दोस्तों नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट के अंदर पार्ट 2 के अंदर हम स्टार्टिंग करने वाले हैं कॉमर्स से। आखिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमर्स? आखिर ये कॉमर्स है क्या? दोस्तों आपने सुना होगा ई कॉमर्स के बारे में। किसके बारे में? ई कॉमर्स के बारे में। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ई कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस करना। कैसे? ई इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन से। But what do you understand by commerce? Commerce means all those activities of business where involve movement of goods, from the manufacturer to the consumer। दोस्तों जैसे कि हमारे पास सीधा अमेजोन से प्रोडक्ट हमारे पास आता है ई कॉमर्स में। कॉमर्स के अंदर भी गुड्स बेचा और ख़रीदा जाता है। वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास आता है, लेकिन ना कि होलसेलर बीच में आओ, ना कि रिटेलर बीच में, डायरेक्ट कहाँ से? मैन्युफैक्चर से। डैट इज़ अ कॉमर्स। आखिर दोस्तों कॉमर्स के अंदर दो टाइप, इंडस्ट्री आती है एंड ट्रेड आता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि कॉमर्स के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। ये ट्रेड इट्स अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। जी इसके अंदर ये सारी की सारी आइटम हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पे, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द कॉमर्स। सो ये है आंसर। कॉमर्स के अंदर वो सारी एक्टिविटी जिसके अंदर गुड्स की मूवमेंट हो रही हो, वो सारी इंक्लूड होती है कॉमर्स एक्टिविटीज़। ठीक है। की पॉइंट इज मैन्युफैक्चर टू कस्टमर। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री, यस मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। ट्रेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन, यस। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग। डेट्स ऑल एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्स एक्टिविटीज़। जी दोस्तों आशा आपको समझ आ गया होगा। जी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा। हाँ जी दोस्तों आखिर हमने कॉमर्स को दिल लगा के पढ़ा कि कॉमर्स, मैंने आपको बताया क्या होता है। ट्रेड क्या होता है? दोस्तों ट्रेड होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप बोलेंगे ई कॉमर्स है, फिर ट्रेड में क्या फ़र्क है? दोस्तों ध्यान से देखिए, सॉरी कॉमर्स और उसमें क्या फ़र्क है, ध्यान से देखिए। कॉमर्स का मतलब है गुड्स की मूवमेंट होना, डायरेक्ट गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर। बट ट्रेड के अंदर क्या है? ट्रेड के अंदर क्या है दोस्तों? ट्रेड का मतलब है गुड्स का एक्सचेंज होना। उसके अंदर क्या था? मूवमेंट होना। इसके अंदर क्या है दोस्तों? एक्सचेंज होना। एक्सचेंज किसका? गुड्स का और सर्विसेज का। कॉमर्स में क्या था? सिर्फ गुड्स। इसमें क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेलर एंड बायर। उसके अंदर क्या था? मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर। लेकिन इसके अंदर दो कंपोनेंट कौन से? बिटवीन सेलर एंड बायर। कौन से मोटिव के लिए? प्रॉफिट मोटिव के लिए। आप ध्यान से कह सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा प्रॉफिट मोटिव के लिए बिटवीन द बायर एंड सेलर, डैट इज़ अ ट्रेड। जी दोस्तों मिस्टर ए है सेलर, मिस्टर बी है बायर। बी है तो बायर ही होंगे। ए ने गुड्स बेचे, बी ने खरीदे, डैट इज़ अ ट्रेड बिटवीन द कस्टमर। ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों आगे देखते हैं ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं। ट्रेड कितने पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेड, what are the how many types of trade are in your chapter। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि what are the types of trade, कितने टाइप्स के ट्रेड होते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। आपके ना दो टाइप्स के ट्रेड होते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इसे मैं आपको एक केस स्टडी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूँगा। दोस्तों आपका हरियाणा में आपका बहुत बढ़िया बिजनेस है। किसका है दोस्तों? चावल का। चावल जो कि मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं चावल का एग्जांपल लेता हूँ। हरियाणा से आपको बेचना है माल कहाँ पे? फॉर एग्जांपल कोलकाता में। कहाँ पे बेचना है दोस्तों? कोलकाता में।
कोलकाता में आपने बेच दिया। जी दोस्तों, चावल कहाँ बेच दिया आपने? कोलकाता में। तो डैट इज़ अ इंटरनल ट्रेड। क्यों इंटरनल ट्रेड? आपने विद इन योर कंट्री अगर आप कोई भी गुड्स की या सर्विसेज की ट्रांजेक्शन करते हो, मीन्स वैन एवर यू बाय और सेल एनी गुड्स बिटवीन द बायर एंड सेलर विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री, हमारी कंट्री का नाम क्या दोस्तों? इंडिया। इस इंडिया को याद रखिएगा, बिटवीन द इंडिया, बिटवीन द कंट्री, विद इन द कंट्री, बिटवीन बायर एंड सेलर्स एंड विद इन द कंट्री, डैट इज़ अ इंटरनल ट्रेड। इस जैसे कि फॉर एग्जांपल डैट इज़ अ होलसेलर और ये है रिटेलर, ये आगे रिटेल में बेचेगा और ये क्या है? होलसेल, इसकी मील है चावलों की। तो होलसेल एंड रिटेलर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज़ इंक्लूडेड इन द इंटरनल ट्रेड। आशा दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि आप इसके अंदर भी देख सकते हैं, लिखा है इंटरनल ट्रेड के दो टाइप, होलसेल ट्रेडर एंड रिटेल ट्रेडर। जी दोस्तों, आइए इसके अंदर समझा नहीं रखा है, लेकिन हाँ मैंने आपको समझा दिया, अपनी रिस्पेक्टिव किताबों में से पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब दोस्तों एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? फॉर एग्जांपल दोस्तों इंडिया है, इंडिया के दोस्तों गेहूं की फसल जो है बहुत बढ़िया, चावल की ले लेते हैं, चावल की फसल बहुत बढ़िया गई। ठीक है जी दोस्तों, बहुत बढ़िया गई। इंडिया बोल रहा है चावल की फसल बहुत हो गई, इसे बेचा जाए। इंडिया एक कंट्री है, वो चावल, फॉर एग्जांपल चाइना मत जाना प्लीज़ दोस्तों, लेकिन एग्जांपल में ले रहे हैं। चाइना को उसने क्या कर दिया? एक्सपोर्ट। क्या कर दिया? एक्सपोर्ट। क्या कर दिया? चावल। मतलब एक्सपोर्ट मतलब होता है अपना माल दूसरी कंट्री को बेचना। ठीक है दोस्तों। और इम्पोर्ट होता है दूसरों का माल अपनी कंट्री में मंगवाना, मतलब कि खरीदना। जी दोस्तों, इंडिया ने क्या कर दिया? बेच दिया। बेचने का इंटरनेशनल नाम एक्सपोर्ट। तो चाइना ने क्या करा? इम्पोर्ट। चाइना ने बाय करा कहाँ से? इंडिया से। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो गुड्स एंड सर्विसेज के बिटवीन द बायर एंड सेलर, बिटवीन द कंट्री, विद इन द कंट्री नहीं, बिटवीन द कंट्री, अगर दो देशों के बीच गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजेक्शन होती है, डैट इज़ अ एक्सटर्नल ट्रेड। आशा है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। इसके टाइप्स दोस्तों इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है। जी दोस्तों इसे रहने दीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज़ अ मेन। आशा है दोस्तों को समझ आ गया होगा। दोस्तों बहुत इजी टॉपिक आपकी आंखों के सामने ये रहा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? दोस्तों ऑक्सिलरीज इन टू ट्रेड आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज़ द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। दोस्तों ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब अपने रिस्पेक्टिव किताबों पे से आप पढ़िएगा, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको लेकिन उस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है तो आप इंश्योरेंस कराओगे उसका। जी हम कराएंगे। आपका बिजनेस है, उसके अंदर बहुत सारे आपका माल है, गुड्स हैं, तो आप उसे गोडाउन रखोगे। गोडाउन का नया नाम है वेयर हाउस। गोडाउन को वेयर हाउस करता है, वेयर हाउस का भी अरेंजमेंट करोगे। जी करेंगे जी। आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको बैंकिंग सर्विस की भी जो है नीड पड़ेगी। मैं बस आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ, भी बताऊँगा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का क्या मतलब होता है। जी दोस्तों, हाँ जी पड़ेगी। आपका बहुत बढ़िया बिजनेस है, आपने बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए, लेकिन आपको उसे एडवर्टाइज़ करना है, उसे बेचने के लिए उसकी ऐड करनी है ताकि लोग आकर्षित होकर खरीदें। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी आपको बियर करना पड़ेगा, आपको एडवर्टीजमेंट सर्विस की आपको जो है नीड पड़ेगी। तो दोस्तों ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब आपने बताया नहीं सर। दोस्तों ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है वो एक्टिविटीज़, वो ट्रेड, वो सर्विसेज जो सपोर्ट करती है आपके बिजनेस को, आप अपनी रिस्पेक्टिव किताबों से पढ़ेंगे, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया एडवर्टीजमेंट सर्विस। फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग अ बिजनेस ऑफ मेकिंग द सोफ़ाज़। आपने बहुत अच्छे सोफ़ाज़ बनाए, लेकिन लोगों तक उसे पहुंचाना कैसे है? आपको एडवर्टीजमेंट का सहारा लेना ही पड़ेगा। जी आपका गोडाउन है, आपने बहुत सारे सोफ़े बनाए, लेकिन जगह कम है, तो आपने गोडाउन का अरेंज करा, तो आपने वेयर हाउस की सर्विस ली। जी आपके गोडाउन में बहुत सारे सोफ़े हैं, इन केस वो आगे जल जाए तो, इसलिए आपने उसका इंश्योरेंस करा लिया, है ना जी। सर्विस क्या है?
आपके गोडाउन का बहुत अच्छा बिजनेस है, लाखों लाखों की ट्रांजैक्शन होती है, कैश में कैसे करोगे, इसलिए बैंकिंग सर्विस की ज़रूरत लेनी पड़ी। सो ये वो एक्टिविटीज़ है ऑक्सलेट्स टू ट्रेड में जो सपोर्ट करती है आपके बिजनेस को। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, जैसे कि दोस्तों यस, ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो अ सर्विस विच सपोर्ट योर बिजनेस। कोई माल कहीं पहुँचाते तो यूनिट ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउस मैंने आपको बताया है। जी दोस्तों, आइए अगला पन्ना देखते हैं कि आखिर अगले पन्ने में हम नया कॉन्सेप्ट क्या है। जी दोस्तों, ये रहा दोस्तों आपका सवाल आपकी स्क्रीन पे। ये दोस्तों वो रहा। जी दोस्तों, अभी बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे सामने एक क्वेश्चन प्रोडक्ट जो होता है कि व्हाट आर द, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, व्हाट आर द रोल ऑफ प्रॉफिट। जी दोस्तों, इंसान अगर बिजनेस करता है तो क्या कमाएगा, इंसान अगर बिजनेस करता है तो क्या कमाएगा दोस्तों, प्रॉफिट कमाएगा या लॉस कमाएगा। दोस्तों अगर लॉस हो रहा है तो बात ही ख़त्म, एक थोड़े टाइम के लिए वो इंतज़ार करेगा, बिजनेस चलता है उसके बाद तो शट डाउन कर देगा। लेकिन अगर बंदे को बहुत अच्छी मात्रा में प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छी मात्रा में प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट किस तरीके से अपना रोल अदा करता है एक बिजनेस के अंदर, वो प्रॉफिट किस तरीके से एक रोल अदा करता है बिजनेस के अंदर। अगर एक कंपनी, एक फैक्ट्री या एक बिजनेस या कोई भी एक संस्था या कोई भी बिजनेस या कोई भी कॉर्पोरेट जो एक अच्छा बिजनेस रन कर रही है, बहुत सारा प्रॉफिट कमा रही है, तो उस प्रॉफिट की अहमियत क्या है, उसका क्या रोल है एक बिजनेस के अंदर। दोस्तों एक पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर एक कंपनी है ए लिमिटेड, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 करोड़ उसने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया, 100 करोड़ रुपीज़। दोस्तों उसकी कॉस्ट कितनी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों 190 करोड़, ठीक है दोस्तों। कॉस्ट इसमें से जो उसकी कॉस्ट थी कितनी थी दोस्तों, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी दोस्तों, 190 करोड़ की उसने क्या लगाई, लागत। 190 करोड़ क्या है उसकी कॉस्ट। प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों उसे, 100 करोड़ का। कितना हो गया दोस्तों, 100 करोड़ का। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 190 करोड़ तो उसकी कॉस्ट निकल ही गई होगी ना, तभी तो उसे प्रॉफिट मिला है। दोस्तों प्रॉफिट आपने बचपन में पता होगा, प्रॉफिट मतलब होता है सेलिंग माइनस कॉस्ट। क्या होता है दोस्तों, सेलिंग माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट कितना है, 100, सेल हुई उसकी 290 की, 190 थी उसकी कॉस्ट, तो 100 करोड़ की उसके क्या हो गया, प्रॉफिट। इन केस उसे 20 करोड़ का लॉस हो जाता है, तो क्या वो 20 करोड़ का लॉस क्या वो इस 100 करोड़ में से कवर कर सकता है, हाँ या ना, जल्दी बताओ, कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। क्योंकि अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट अच्छा होगा, तो अगर उसको कोई रिस्क होता है या उसको कोई लॉस होता है, तो वो प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए ताकि उसका लॉस भी उससे कवर हो जाए। जी दोस्तों, और अगर इंसान बिजनेस के पास एक अच्छा प्रॉफिट होगा, तो क्या वो उसकी गुडविल को बढ़ाएगा मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल, दो कंपनियां ए और बी, दोनों गारमेंट्स का बिजनेस करती है। ए कमा रहा है हर साल 50 करोड़ रुपए, लेकिन ये कमा रहा है 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। तो क्या हम ए के पास ज़्यादा जाना पसंद करेंगे, बी के पास। दोस्तों बी के पास, और बी का एक मार्केट के अंदर एक उच्च दर्जा होगा, एक स्थान होगा जिसको लोग बहुत प्यारी और चमकती हुई नज़रों से देखेंगे, वाह क्या बिजनेस है, कितना प्रॉफिट कमाता है। अक्सर आप उस कंपनी के पास ज़्यादा जाते हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, उस कंपनी के पास जो लॉस कमाती है नहीं, उनके पास जो प्रॉफिट कमाती है, जिनका प्रॉफिट अच्छा होता है, क्योंकि वही जो है जो कस्टमर को आकर्षित करता है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। दोस्तों प्रॉफिट क्या है, सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों इंसान के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, अगर जॉब करता है तो सैलरी, अगर प्रोफेशन है तो फीस, लेकिन एक बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट। क्योंकि कॉस्ट के बाद जो भी बचता है वो क्या बचता है, उसे प्रॉफिट, तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम। जी दोस्तों, अगर प्रॉफिट आएगा, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो कमा रहा है 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए प्रॉफिट। यूँ थोड़ी 50 करोड़ रुपए गले से निकालेगा अपने घर में डालेगा और मौज करेगा, नहीं। अगर उसमें से अगर वो 10 करोड़ की मौज करेगा, फॉर एग्जांपल 20 करोड़ रुपए, तो क्या वो अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने में नहीं लगाएगा। यूँ थोड़ी है यार, अभी यहीं बैठना है। रिलायंस ले लो दोस्तों, जियो आई दोस्तों, जियो से पहले मुकेश अंबानी सर के कितने बिजनेस थे, प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन उन्होंने उस प्रॉफिट को इस टेलीकॉम के बिजनेस में लगाया,
मोबाइल मोबाइल के बिजनेस में लगाया, टेलीकॉम के इस इंडस्ट्री में लगाया, और देखो आज वो कितना अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं। किसने सोचा था कि जियो हर लोगों की हर ज़बान पे होगा। तो दोस्तों प्रॉफिट से यूने की प्रॉफिट अपने पास अपनी जेब में रख लिए। विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट यू हैव टू एक्सपेंड योर बिजनेस, बढ़ाना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ये एक इंडिकेटर है जो बताता है कि आप कितने अच्छे बिजनेसमैन हो, आप कितने एफिशिएंट हो। एफिशिएंट मतलब होता है कम समय में ज़्यादा कमाई करना, ज़्यादा काम करना। और हाँ, ये आपकी बिल्ड करता है रेपुटेशन, जैसा कि मैंने बताया। आशा है दोस्तों को समझ आ गया होगा व्हाट आर द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। दोस्तों बिजनेस करने के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? दोस्तों बिजनेस करने के लक्ष्य, दोस्तों बिजनेस करने का पहला लक्ष्य होता है प्रॉफिट कमाना, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। कोई भी 4-5 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये नहीं है बिजनेस का मतलब कि बस आपको पैसे ही कमाने हैं। बिजनेस का मतलब है पैसे कमाने हैं, लेकिन कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई भी करना है, उसे गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट भी देना है, और अपने इन्वायरमेंट की रक्षा भी करनी है। मतलब जैसे मैं एक चावल लेने गया, चावल राइस लेने गया, ठीक है जी, 40 रुपये किलो का रेट है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने मेरे को ऐसे चावल दे दिए जिसके में कीड़े कीड़े चल रहे हैं, तो क्या मैं वापस दुकान वाले पे जाऊंगा? क्या उसकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो मेरे को बढ़िया चावल दे? क्या उसे सोचना नहीं चाहिए था सोशल के हिसाब से कि अगर लोग, पब्लिक, ये समाज, सोसाइटी अगर ये खाना खाएगी, चावल खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी? नहीं ना, तो मैं उसकी दुकान पे नहीं जाऊंगा। सो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट, लेकिन अर्निंग प्रॉफिट के साथ साथ है यू हैव टू फुलफिल योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, वर्कर परफॉर्मेंस। मैं किसी भी दुकान पे जाऊंगा, अगर दुकानदार का बिहेवियर अच्छा होगा ना, तो मैं उससे बार बार सामान लूँगा और अच्छे से लूँगा। लेकिन अगर उसका बिहेवियर बेकार होगा ना, डांट रहा है, गाली बक रहा है, तो मैं उसकी दुकान पे दोबारा नहीं जाऊँगा। जी दोस्तों, और हाँ, उस साथ साथ में उसके लेबर का भी वर्कर अच्छा बिहेव अच्छा होना चाहिए। फिजिकल एंड फाइनेंशियल, बिजनेस का ये मकसद होता है कि वो अच्छे से स्टैंड रहे, फिजिकली भी एंड फाइनेंशियल भी। प्रोडक्शन अच्छी करे, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, वो पैदावार अच्छी हो, हर सामान मिले। इनोवेशन मतलब नए नए आइडिया के साथ एक्सपेंड करना चाहिए। कोई भी जॉब कोई चीज़ लगता है 4-5 कर सकते हैं। दोस्तों आखिर ये बिजनेस रिस्क क्या होता है? आखिर ये बिजनेस रिस्क क्या होता है? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था, बिजनेस इज़ ऑल अबाउट सर्टेनिटी। अगर बिजनेस आप चालू करोगे तो वहाँ रिस्क भी आएगा, अगर रिस्क नहीं लोगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। द रिस्क इज़ यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क ये, आप कोई रिस्क नहीं लेते हो। रिस्क लेते हो तो रिटर्न मिलेगा। इसलिए अगर बिजनेस करना है तो अनसर्टेनिटी आएगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बिजनेस चलेगा या डूबेगा। इसलिए रिस्क हमेशा प्रेजेंट होता है। दोस्तों अभी रिस्क भी काफ़ी प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ रिस्क के एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद हम उसमें से पढ़ेंगे, फिर आपको अपने आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कौन से टाइप का रिस्क है। दोस्तों एक रिस्क तो ये है कि मैंने बहुत बढ़िया बिजनेस चालू करा, मैंने चावल की मिलें चालू करी, मशीनें लगाई मैंने कि उसमें से चावल कट के आएंगे, वो मेरी मिल के चावल होंगे। सोचो मेरी चावल की मिल है, लेकिन 1 महीना हुआ है, बहुत बढ़िया मिल चल रही है, लेकिन सडनली भूकंप आ गया, डिज़ास्टर आ गया, या बारिश आ गई। बारिश के आने से मेरे सारे चावल ख़राब हो गए, मेरी ज़मीन जो है नीचे चली गई, धंस गई, सारी चीज़ मेरी ख़राब हो गई, मेरी मशीनें ख़राब हो गई। तो बताओ ये कौन सा रिस्क है? वहाँ पढ़ेंगे, मैं आपसे पूछूंगा अपने आप। एक रिस्क तो ऐसा हो सकता है, एक रिस्क ऐसा हो सकता है दोस्तों, मेरा एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, किसका दोस्तों? फॉर एग्जांपल मिल्क का ले लेते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं दुकान पे जो है लेट आता हूँ, दोपहर 12 बजे। नौकर जो है मेरा काम जो है करते हैं, लेकिन मेरा नौकर, मेरा एम्प्लॉय वही बेईमान निकला सारे का। मैं कमाता हूँ 2 लाख रुपए, किसका? महीने का, लेकिन 2 लाख में से 50,000 रुपये का घपला चीटिंग मेरे एम्प्लॉय कर जाते हैं। ये भी रिस्क है। हाँ जी, ये भी रिस्क है। जी दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली आने वाले हैं दोस्तों, मैंने पटाखे बनाए जी, पटाखे, फुट 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 पटाखे। जी दोस्तों मैंने पटाखे पूरे रेडी कर लिए जी, सितंबर के महीने में बहुत बढ़िया तरीके से मैंने पटाखे बना लिए। मैंने पटाखे बनाने में इन्वेस्टमेंट करी दोस्तों 1 करोड़ रुपए की। लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है 1 अक्टूबर को, बोलती है पटाखे बेचने कैंसिल मार्केट में। मेरे को लग गया धक्का, हाय राम,
अब क्या होगा, क्या 1 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए? जी बर्बाद हो गए। गवर्नमेंट की पॉलिसी में आ गई कि अब ऑर्डर आ गया कि पटाखे नहीं बिकेंगे तो नहीं बिकेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। जी दोस्तों, ये भी रिस्क है। जी दोस्तों, सो ये रिस्क है। अब आपको पहचाना है कि ये कौन से टाइप का रिस्क है, मैं आपको पढ़वाने जा रहा हूँ। दोस्तों, बिजनेस रिस्क मतलब होता है कि इनएडिकेट प्रॉफिट फॉर, ऑब्वियसली बात है, अगर रिस्क होगा तो प्रॉफिट होएगा नहीं, प्रॉफिट डिक्लाइन करना चालू कर जाएगा या लॉस हो जाएगा ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। जी, जो मैंने आपको बताया। बिजनेस रिस्क अभी हम पढ़ेंगे। बिजनेस रिस्क किस किस वजह से होता है, टाइप्स। बिजनेस रिस्क सबसे पहले उसके नेचर पढ़ते हैं, नेचर मतलब विशेषताएं। आखिर बिजनेस रिस्क की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। दोस्तों, सबसे पहले है कि बिजनेस रिस्क इज ऑलवेज अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क, आपको पता है आपकी लाइफ, आप बाहर जाओगे आपकी लाइफ को रिस्क, ऑब्वियसली अगर हम रोड पे जाएंगे हमारी लाइफ को रिस्क है। ज़्यादा नहीं तो 1-2% तो होता ही है कि अनसर्टेनिटी है ना, कि गाड़ी टक्कर मारेगी कि नहीं मारेगी। दोस्तों, कभी कभी तो ये होता है कि रेड लाइट है लेकिन फिर भी कार वाला कार चलाया जा रहा है स्पीड में, आपने देखा ही होगा। सो रिस्क इज़ ऑलवेज वर्क ऑन अनसर्टेनिटी। रिस्क होगा या नहीं होगा, इट्स अ प्रोबेबिलिटी। अनसर्टेनिटी मतलब होगा या नहीं होगा। तो बिजनेस इज ऑलवेज अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। जी, बिजनेस करोगे तो रिस्क भी पीछे पीछे भागा भागा आएगा। बिजनेस करोगे तो रिस्क भी पीछे भी भागा भागा आएगा। इसलिए अगर बिजनेस, जहाँ बिजनेस है वहाँ रिस्क भी है। दैट्स द एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। जी दोस्तों, रिस्क डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का साइज़ कितना बड़ा है, बिजनेस कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पटाखे बनाने का बिजनेस है, गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई। जी दोस्तों, मेरे को भी आगे रिस्क रहेगा। अगर मैं पटाखे या जो वैसा गुलाल होता है केमिकल वाला बनाऊंगा तो मेरे को ये रिस्क रहेगा कि इस टाइप के बिज़नेस पे गवर्नमेंट का कोई आदेश आ सकता है। ठीक है जी। एक रिस्क ये भी हो सकता है कि मैंने पटाखे बनाए 1 करोड़ के नहीं 10 करोड़ के लगा के, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा ही रिस्क होगा। तो इसलिए ही रिस्क डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पे। जी, प्रॉफिट इज़ रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अगर रिस्क लोगे तो रिटर्न भी आएगा। रिटर्न, बिजनेस का रिटर्न क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इज़ अ रिवार्ड इफ़ यू आर टेकिंग द रिस्क। दैट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस। आई होप सो क्लियर। अब दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि आखिर बिजनेस रिस्क किस किस वजह से होता है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी, अब मैं आपको परीक्षा लेने जा रहा हूँ। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम या मेल पे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेरी का डेफिनेटली आंसर जो है डील करूँगा। जी दोस्तों, आइए दोस्तों, पीछे वीडियो में कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क में पहला था नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज मैंने आपको एग्जांपल दिया था। इन केस फ्लड यानी बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाती है, मेरी चावल की मिल डूब जाती है, डैट इज़ अ नेचुरल कॉज। जी दोस्तों, डैट इज़ अ, ये तो पहले टाइप का रिस्क हो गया। आगे दोस्तों, आगे आगे ये आगे ह्यूमन कॉज। मेरा लेबर 2 लाख रुपए का दूध बेच लेकिन 50,000 का घपला कर देता है, ईमानदार नहीं है, डिसऑनेस्ट है, केयरलेस है, तो डैट इज़ अ, स्ट्राइक पे चली गई, मेरा काम रोक दिया, दंगे कर दिए, तो डैट इज़ अ ह्यूमन कॉज। आगे इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज मतलब होता है दोस्तों कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि सर्टेन कोई भी अनसर्टेनिटी आ गई कि जो मेरे गुड्स की डिमांड है ना, गुड्स की डिमांड है वो कम हो गई। कम कैसे हो गई, मैं बेच रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आइटम 6 रुपये में, लेकिन एक मेरा कॉम्पिटिटर आ गया। क्या आ गया, इसके अंदर एक एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटर का। कॉम्पिटिटर ने वो चीज़ बेचनी चालू कर दी 3 रुपये में, तो मेरे गुड्स बेचने हो गए कम और उसके हो गए ज़्यादा, क्योंकि कंपटीशन आ गया, प्राइस आ गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर चेंज आ गया। गवर्नमेंट पहले लेती थी कि पहले जैसे कि मेरा टोबैको बनाने का बिजनेस है, टोबैको में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम 70% टैक्स लेंगे, तो उस केस में जो है मेरी डिमांड जो है गुड्स की कम होगी, लोगों ने कम खरीदने चालू कर, दैट्स इकोनॉमिक कॉज। अदर कॉज, अदर कॉज कुछ भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गई या मैकेनिकल फेलियर, या आप ऐसे लिख सकते हैं। दोस्तों, अगला हमारा सामने आता है क्या, बेसिक फैक्टर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर को आपको कंसीडर करना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी चंद बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले। कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन सी बातें को आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए अगर किसी भी बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहला दोस्तों,
सोचिए आप किस चीज़ का बिजनेस करना है, बिजनेस चालू करना है, हाँ करना है, किस चीज़ का करना है नहीं पता। अबे भाई तो क्या बिजनेस करोगे, पहले देखो तो किस फील्ड में जाना है, जूतों की फील्ड में, गारमेंट की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, किस फील्ड में, रियल एस्टेट की फील्ड में, किस फील्ड में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, लाइन तो चुनो। 10th के बाद आते हैं, पढ़ना है, 11th में जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सी लाइन में, ये नहीं पता भाई, मतलब जाना है, लाइन नहीं पता। ऐसे ही बिजनेस की लाइन चुनो ना यार। उसके बाद साइज़ ऑफ द फर्म, बिजनेस चालू करना है, कितने रुपए से करना है नहीं पता जी, कितना बड़ा करना है नहीं पता। भाई बिजनेस की लाइन तो चुन ली, लाइन तो चुन ली, मेरे को किराना स्टोर करना है, किराना स्टोर करना है, तेरे को ग्रॉसरी शॉप बनानी है, कितनी कितनी बड़ी बनानी है पर पता नहीं। भाई पहले डिसाइड करो बिजनेस का साइज़ कितना रखना है, बिजनेस कितने स्केल पे करना है, छोटी दुकान करनी है, बड़ी दुकान करनी है, क्या तुम सिर्फ नॉर्मल आइटम रखोगे या बहुत बड़े स्केल पे होलसेल का भी बिजनेस करना है, तो साइज़ भी डिसाइड करना पड़ेगा। चूज़ अ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप ठीक है जी, ऑनरशिप डिसाइड करो जी, कौन सी फॉर्म ऑफ ऑनरशिप चाहिए, ऑनरशिप किस बेस पर आधार होती है आपकी, कि आप कितना कैपिटल इन्वेस्ट करोगे उसके अंदर, और कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटी आप करोगे। आगे बिजनेस करना है, कहाँ करना है, घर पे करना है, अबे भाई बिजनेस के लिए जगह डिसाइड करो, बिजनेस कहाँ करना है, किराना स्टोर है तो किसी अनाज मंडी में जाके बढ़िया सी शॉप देखो, किसी किसी कहीं और किसी लोकेलिटी में देखो कि मेरे को वहाँ जो है अपने बिजनेस का जो है सेटअप करना है, कि जहाँ से मेरे को मेरा बेचने का सामान है ना, मेरे को आसानी से प्राप्त हो सके, ताकि मैं वो आगे बेच सकूँ, मेरे को ईजीली जो है वो मटेरियल आराम से मिल सके। आगे फाइनेंस, बिजनेस चालू करना है, पैसा भी तो चाहिए, तो ये डिसाइड करो मैं पैसा कहाँ कहाँ से ला सकता हूँ। फिज़िकल एक्टिविटीज़, फिज़िकल फैसिलिटीज़, मतलब कि अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री का आपको किसी भी चीज़ की फैक्ट्री चालू करनी है, बिजनेस चालू करना है कि आपको किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए आपको मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, डैट इज़ ऑल अबाउट फिज़िकल फैसिलिटीज़। प्लांट लेआउट, प्लांट मेले आपने पढ़ा नहीं होगा अभी, प्लांट लेआउट इज़ जस्ट लाइक अ मशीनरी। जी दोस्तों, टैक्स प्लानिंग, टैक्स की प्लानिंग करो दोस्तों, कि अगर मैं कौन सा बिजनेस करूँ जिसमें गवर्नमेंट मेरे को जिसमें मेरे को टैक्स कम भरना पड़ेगा, या टैक्स मेरे को मीडियम भरना पड़ेगा, या जो मैं ज़्यादा टैक्स देने से बच सकता हूँ। एग्जांपल, आप टोबैको बनाने का बिजनेस करते हो तो आपको इसके अंदर बहुत मात्रा में टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल खादी प्रोडक्ट या किसी भी ऐसी चीज़ का इस बिजनेस करते हो जो देश को फ़ायदा पहुँचाती है, तो उस केस में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, आपसे कम टैक्स लेगी। जी दोस्तों, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, जी दोस्तों, जो भी आपके एम्प्लॉय काम करते हैं आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में, उनको प्रॉपर सिखाओ, ट्रेनिंग दो, कि ताकि वो एफिशिएंट बने, कम समय में ज़्यादा काम करे और अच्छी क्वालिटी का काम करके दें। जी दोस्तों, एंड लास्ट इज़ लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। अगर सारे काम अच्छे हैं, आपने अच्छी मैन पावर, अच्छे एम्प्लॉय इकट्ठे कर लिए, उनको ट्रेनिंग दे दी, आपने ये डिसाइड कर लिया आपको पैसा कहाँ से लगाना है, बिजनेस की लोकेशन डिसाइड कर ली है, साइज़ ऑफ द फर्म, चॉइस ऑफ द ओनरशिप एंड द लाइन ऑफ बिजनेस सब चालू कर लिया है, टैक्स की प्लानिंग, तो अपने बिजनेस को लॉन्च कर दो, मार्केट में लाओ, रन करो अच्छे से। जी दोस्तों, ये चैप्टर आपका जो है क्लोज हो जाता है। आशा है दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा एक बार आप इस पर नज़र फेरा लीजिए कि आपको कुछ कॉन्फिडेंस हुआ है। डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दोस्तों बहुत है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोस्तों। बिजनेस इज़ ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेम द ट्रेड वेयर द गुड्स आर बॉट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, वेदक जहाँ से, क्वेश्चन को समझिए, उस ट्रेड का नाम कौन सा होता है। ट्रेड मैंने आपको 2 तरीके के बताए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर भी आपके 2 आए थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अभी आपसे ट्रेड पूछ रहा है, लेकिन कौन सा। अब देखो, अगर फॉरेन कंट्री का नाम आ गया तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनल तो नहीं, एक्सटर्नल ही होगा। एक्सटर्नल में भी कौन सा, हम गुड्स खरीद रहे हैं फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, इंडिया खरीद रहा है फ्रॉम फॉरेन, कौन सी, चाइना, चाइना से, तो डैट इज़ अ इम्पोर्ट ट्रेड। ठीक है जी। एनालिटिकल इंडस्ट्री के, एनालिटिकल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री मैंने बताई थी, कि एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो, एक चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, डैट इज़ पेट्रोल डीजल। जी कोई दिक्कत नहीं है जी। इंडस्ट्री जो प्रोवाइड करती है सर्विस किसे, प्राइमरी और सेकेंडरी को, टर्जरी इंडस्ट्री।
आशा है दोस्तों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, आपको इन्जॉय करोगा। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिट रहिए, फाइन रहिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। कुछ भी कह रही हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।